हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो आज से दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी चालू करेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बिल्कुल ही बेसिक्स चालू करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इकोनॉमिक्स चालू करिए। ठीक है, तो आज जो हम चालू करने वाले हैं वो आज चालू करेंगे हम लोग बेसिकली पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के लिए देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों बस आपको एक किताब पढ़नी चाहिए और एक बेरक करके आता है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, बुक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको बुक्स कौन कौन सा पढ़ना है। मैं आपको नोट्स नहीं बनवाऊंगा, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे सारे, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि किताबें पढ़ के ना मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक, बुक्स की अगर बात करें तो आपको मेनली इसमें दो बुक्स पढ़नी पड़ती हैं मेजरली। तो ये बात करते हैं, एक ही बुक है, सारे लोग जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, दोनों के लिए सेम बुक्स आती हैं। ठीक है, सेकंड अगर बात करें तो सेकंड में जो आपको पढ़ना पड़ता है बेयर एक्ट। कोई रिकमेंड नहीं करता बट मैं रिकमेंड करता हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, अगर टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो बेयर एक्ट को चर्चा जरूर करते हैं। इससे फायदा क्या है, बेयर एक्ट है क्या? बेसिकली देखो बेयर एक्ट है कुछ नहीं, बेसिकली इसमें दोस्तों ये एक ही किताब हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम ही आती है। ठीक है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की आती है, एक साइड इंग्लिश में दिया होता है और एक साइड आपका हिंदी में दिया होता है। तो आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए सेम ही किताब आती है। इसमें कई कलर आते हैं, मैं कलर भी लिख देता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज आते हैं। देखो एक येलो कलर की आती है, पीली कलर की आती है, आप वो भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर में आती है वो भी ले सकते हैं, और एक ब्लू कलर में आती है। इन तीनों कलर में से कोई भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यही कलर वाली लेनी है। हाँ, थोड़ी येलो कलर वाले की प्रिंटिंग अच्छी है और उसके बाद ग्रीन कलर और ब्लू कलर लास्ट में मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अंतर बस प्रिंटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, अदरवाइज तीनों बुक्स सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस आपको ये देखना है अगर 2020 में हो तो 2020 का लेना है, 2021 आएगा 2021 का लेना है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट, बस ये याद रखना है लेटेस्ट लेना है। ठीक है, अब ये तो होगी बेयर एक्ट की। बेयर एक्ट कौन कौन सा पढ़ना है? एम लक्ष्मीकांत की किताब की बात करें दोस्तों वो भी सेम है। ठीक है, मैं किताब एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये है किताब इंडियन पॉलिटी, ठीक है, लक्ष्मीकांत की। और इसके अलावा बात करें तो हिंदी में भी सेम ही है, दोनों का कलर सेम है। देखो इसका भी कलर सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपके ये दोनों किताब, बेसिकली ये दोनों किताबें आपको पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी आपको इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक, अब देखो इंडियन पॉलिटी चालू करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उसका सबसे पहले बेसिक रीजन समझने की कोशिश करेंगे हम कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होता क्यों नहीं है। ठीक है, देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ना अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस थोड़ा सा माइनर सा पड़ जाता है, 1 से 2%। उसके अलावा कोई अंतर बहुत ज़्यादा तो नहीं है मुझे लगता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा क्या करता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। उसके बाद आप देखना अगर फॉलो करते हो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, मीडियम कोई भी हो। देखो अगर हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों ना, तो किसी का नहीं होता। अगर किसी का हो रहा है इसका मतलब वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, राइट। हाँ, ऑप्शनल के बारे में मानते हैं कि हिंदी अगर आप कर रहे हो तो आपके पास हिस्ट्री है और हिंदी लिटरेचर है। ठीक है, थोड़ा बहुत पहले फिलॉसफी हुआ करता था, लेकिन अभी फिलॉसफी उतना है नहीं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मिलता नहीं है। इंग्लिश में आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, सब चलता है। ठीक, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम डिफरेंस क्या हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो इंग्लिश मीडियम का बच्चे जब तैयारी चालू करता है ना, तो सबसे पहले किससे जाता है वो, NCERT से। हम सबसे पहले हिंदी मीडियम में कहाँ जाते हैं, कोचिंग में। ठीक है, ये डिफरेंस है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, आप देखो मैं आपको दोनों के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, NCERT। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, NCERT रीड करनी है। अब इसमें भी कौन सी रीड करनी है, आप चाहे तो 6 to 12 कर सकते हैं, 9 से 12 कर लीजिए। 9 से 12 मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट है। ये बेसिक रूल्स बता दिया मैंने। उसके बाद आप कोचिंग करना चाहे तो कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करना, आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक्स फंडामेंटल्स मैंने आपको जस्ट बता दिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, NCERT नहीं पढ़ते हैं। कोचिंग वाले कहते हैं कि NCERT भी हम आपको पढ़ा देंगे उसी लेवल की, ये मत करिए। एटलीस्ट NCERT तो थोड़ा सा पहले से पढ़ के अगर कोचिंग ज्वाइन करना तो करिए, सेल्फ स्टडी करते तो और बढ़िया है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स मैंने बता दिए। और इसमें एक सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है वो है टाइम टेबल। आप जो अपना समय सारणी बना रहे हैं उसको फॉलो करिए। और मैं ये बहुत, देखो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बता दें जिससे कि आपको फॉलो ही ना हो पाए। मैं एक बात सिंपल बताता हूँ, देखो ये चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी है, देन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। NCERT किसी कोचिंग से पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, हमारा वीडियो पे उससे भी चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले NCERT, सेकेंड नंबर पर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड बुक्स। अब स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आप कोचिंग वगैरह लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स के प्लस मेंस के,
दोनों लेने हैं आपको, ठीक है, दोनों देखना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, राइट, 1857 का रिवोल्यूशन पढ़ रहे हो आप, तो आपको जिस प्रीवियस ईयर में देखना है कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए प्रीलिम्स में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए मेंस में। ये 3 चीजें जब आप कर लोगे देन आपको आना है मॉक टेस्ट पे। अब मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट मतलब बहुत सारे कोचिंगों के आप जो देखते हैं ना, सैंपल बेसिकली क्वेश्चन पेपर होते हैं, आपको वो फॉलो करना है, सॉल्व करना है, विजन किसी का भी ले सकते हो, ये बेसिकली आपको फॉलो करना है। उससे पहले एक चीज आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब ये, सपोज करो मैं एक नॉर्मल सा टाइम टेबल लेता हूँ कि सपोज करो आप 12 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठ रहे हो, ठीक है। अब आपके पास कितना टाइम है? मान लेते हैं आप वर्किंग नहीं हो, वर्किंग के लिए अलग हो जाता है। बेसिकली मान लो आप 6 बजे उठे, 6 से 9 तक या 6 बजे से 8 बजे तक अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो आप, ठीक। अब 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मान लेते हैं आपको पढ़ने का टाइम मिल गया। 12 बजे खाया, आपने खाना वगैरह अपना लंच किया, उसके बाद आपको 1-2 घंटे का रेस्ट लिया, मान लेते हैं फिर आप 2 बजे से पढ़ना चालू करते हो, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ा आपने, ठीक है। मैं बस मानता हूँ कि आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटा यहाँ 4 घंटा यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मूड हुआ तो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, मान लेते हैं 7 से लेकर 9 बजे तक पढ़ लिया आपने। उसके बाद 6 से 9 आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी कर रहे हो जो आपको करना है। अब आप देखो, अगर मैं कहता हूँ नॉर्मली 10 घंटे, या फिर इसको और भी मिनिमाइज करते थे शुरू में, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड आप चालू करो 3-3 घंटे का ही ले लो आप, ठीक है। देखो आपके पास समय बहुत है, बट आपको बस पता नहीं है। आप यहाँ तक ले लो, 9 से 12 पढ़ लिया आपने 3 घंटे, या फिर 3 से लेकर 6 पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो आपके पास देखो समय कहाँ कहाँ मिल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर आप 12 से 6 सोते हो, मान लेते हैं 6 घंटे की नींद ले रहे हो आराम से, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका टाइम फ्री है। उसके आप कुछ भी कर लो, फिर 9 बजे बैठे पढ़ने, 12 बजे तक 3 घंटे आराम से पढ़ा, फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप फ्री हो, 3 से 6 पढ़ा, ठीक है, 3 घंटे, ठीक है। उसके 6 बजे के बाद फिर आपके पास समय है, तो मान लेते हैं 6 से 7 आप थोड़ा रेस्ट ले लो और, ठीक है। 7 से लेकर 9 बजे तक आप पढ़ लो, फिर 7 से लेकर 9 बजे तक फिर पढ़ लो आप, 2 घंटे क्या पढ़ लो? करंट अफेयर पढ़ लो। उसके बाद देखो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर आपके पास समय खाली है, तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा खाली है। देखो आप यहाँ पे, ठीक है। आपको पढ़ना कितना है? बस आप 6 से 8 घंटे निकाल लो, शुरू में सफिशिएंट है। हाँ, आप इसको पढ़ते कैसे, मैं ये समझा दे रहा हूँ। ये रेगुलर होना चाहिए। अगर आप 9 बजे से 12 बजे आपने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है, तो 9 बजे से 12 बजे आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो 9 बजे से 12 बजे आपको पढ़ना है, 6 से 9 पढ़ना, 3 से 6 पढ़ना, तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें फॉलो करें, और करंट अफेयर 2 घंटे रखें, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखना है, जो भी करना है आप अपने आराम से फॉलो करिए। ये स्टैंडर्ड आप टाइम टेबल फॉलो करिए 1 मंथ फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। हम करते ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत बच्चे करते हैं ऐसे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बनाते तो हैं। हम देखो हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, इंडियंस की सबसे, हिंदी मीडियम नहीं, इंडियंस की हालत ये है, हम चीज़ें ना प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट जब करने की बारी आती है ना, तो हम धराशायी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे बस का है ही नहीं ये, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप फिर नया टाइम टेबल बनाते हो, फिर उसको फॉलो करते हो ही नहीं पाता। बेसिकली आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है जो मैंने स्टैंडर्ड बता दिया। अब आते हैं पॉलिटी पे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ना चालू करेंगे। तो पॉलिटी की अगर बेसिक फंडामेंटल की बात करें दोस्तों, तो हमें पॉलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको अगर समझने की कोशिश करें। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, मोनार्की हुआ करती थी, राइट, ऑटोक्रेसी हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था, राजा का शासन होता था। उस समय क्या होता था, जब राजा का शासन होता था, तो राजा के शासन में क्या होता था कि राजा ने जो डिसीजन दे दिया वो सर्वा होता था, ठीक है। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता था। मतलब एक जो किंग होता था जो आपका, ठीक है, इस किंग के पास सारे पावर्स थे। कौन कौन से? लॉ भी यही बनाता था, ठीक है, सजा भी यही देता था, उसके अलावा पूरा गवर्न भी यही करता था, पूरे राज्य को अपने ही करता था। किसी को फांसी देनी है, पेनल्टी देनी है, कुछ भी देना है, खुद डिसाइड कौन करता था? राजा करता था। सारे कानून कौन बनाता था? राजा बनाता था। सारे देश को कौन गवर्न करता था? अपने प्रांत को कौन गवर्न करता था? बेसिकली राजा करता था, ठीक है। तो सारी पावर किसके पास हुआ करती थी? एक राजा के पास। सपोज करो ये राजा मर गया, ठीक है, कोई राजा है ही नहीं। अब ये सारे चीजें डिसाइड करने के लिए किसको दे दी गई? पब्लिक को। जनता अपने से जो करना है करे। हर एक बंदे के पास ये पावर हो गया, तो क्या होगा? कोई किसी की बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाला रुकेगा, बोलेगा मैं कह रहा हूँ आज से कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं रहेगा। आप ये बोलोगे ना। अगर आपके पास रूल बनाने की पावर मिल जाए, सारी जनता को मिल जाए, ठीक है, आप क्या करोगे? जा रहे हो, ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है, फिर भी पुलिस वाले करो आज से यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा, रास्ता खाली कर दो। तो होगा क्या? इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अराजकता मतलब बेसिकली क्या है?
कि कोई किसी की बात नहीं सुनेगा और लोग एक दूसरे को मारते काटते चले जाएंगे, और सबसे ज़्यादा फायदा किनको मिलेगा? अमीर वर्ग को। अमीर गरीब को दबाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो हमें क्यों लगा कि एक रूल बुक होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी बातें क्यों स्टार्ट हुई या चर्चा क्यों स्टार्ट हुआ? देखो, जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी एक रूल बुक वगैरह लेके चले आए, नहीं, ऐसा नहीं था। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वहाँ पे भी रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, ठीक है, कि जो सड़कें बनेंगी कैसे बनेंगी, ठीक है, रेक्टेंगल में बनेंगी, ईंटें का उपयोग करेंगे, घर जो बनते थे रोड के साइड नहीं बनते थे, तो वहाँ पे भी रूल्स फॉलो करके काम किया करते थे, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन वहाँ से ही थे, बस हमें पता नहीं चलता। जो राजा रूल बनाता था वो एटलीस्ट क्या था, एक रूल्स था, उसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन करना होता था। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो होता क्या था कि भारत कई छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था, तो इनको लगा कि यार कैसे लोग हैं, मतलब एक साथ रहते ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने धीरे धीरे रूल बनाना चालू किया। तो आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आता है, ठीक है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके बाद फर्दर चलते आपका जो लास्ट आता है, लास्ट में इनका रेगुलेटिंग एक्ट खत्म होता है बेसिकली 53 में, ठीक है। उसके बाद आपका 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, राइट। उसके बाद 1858 में क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद फर्दर और सारे रूल्स आते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जितने रूल्स आते जाते हैं ना, तो हमारे जो भारत में जो बौद्धिक वर्ग था, जो लिटरेट पर्सन थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने धीरे धीरे देखा कि ये सारे रूल्स हमारे संविधान में भी जब आगे चल के हम बनाएंगे तो उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो जब 1947 को हम आज़ाद हुए तो हमने कहा था कि हम भी अपना संविधान बनाएंगे। इससे पहले दोस्तों लगभग 50 से ज़्यादा देशों ने संविधान अपना बना चुके थे, ठीक है, रूल्स बना चुके थे। तो हमें लगा कि हमें खुद का भी संविधान बनाना है। तो इसके बाद जब 1947 में आज़ाद होते हैं तो हमने अपना संविधान भी फॉर्म, मतलब इससे पहले इस प्रक्रिया चालू कर दी थी हमने, और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कंप्लीट संविधान बना लिया था, ठीक है। तो अब बात करें संविधान की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमें संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों? आपने कभी दिमाग में नहीं आया कि हमें संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें पड़ी ही क्यों, राइट। देखो, एक तो ये है कि अगर हम लोग नहीं होंगे, अगर लोगों के पास से पावर एक जगह इकट्ठा नहीं होगी तो रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच सकते हो कि यार प्रधानमंत्री तो होता है, राइट। आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री तो होता है यार, फिर हमें संविधान की जरूरत क्यों है? प्रधानमंत्री है, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, फॉलो करते हैं। मैं एक बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, देखना आप समझना कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्यारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, राइट। इसके ऊपर आपके ऊपर कौन कौन करता है? मान लेते हैं पीएम लिख लेते हैं, या फिर आप एग्जीक्यूटिव बेसिकली कहना तो अच्छा रहता है, बट मान लेते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। आप कहो कि सर प्राइम मिनिस्टर है तो क्या दिक्कत है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो है, क्या दिक्कत है, इसके हमारे ऊपर है। आपने ही, जनता ने क्या किया, इसको प्रधानमंत्री बनाया। बेसिकली प्रधानमंत्री हम नहीं चूज करते हैं, हम अपना एमपी एमएलए चूज करते हैं, और वो उसमें से डिसाइड होता है अपना एमपी से कि कौन इसमें प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कहें तो सिटीजन के द्वारा ही तो अपना प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बट ऐसे कहना डायरेक्ट सही नहीं है, बेसिकली हमारे सिटीजन से नहीं है तो एमपी जो आपका पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, राइट। तो इसमें से कोई एक पर्सन जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, जो मेजॉरिटी में बेसिकली जिसकी सरकार आती है। अब ये बन गए प्रधानमंत्री, ठीक है। अभी तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब मोदी साहब को एक दिन ख्याल आया कि यार ये सिटीजन्स ना बहुत तंग करते हैं, कभी कभी कहते हैं हमारी ये स्वतंत्रता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर देते हैं कि जॉब दो, बेरोजगारी हटाओ, ये हटाओ। इन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं ना, इनका मुंह बंद करने के लिए आज से क्या करते हैं, सोशल मीडिया ही समाप्त कर देते हैं, फेसबुक वगैरह सब खत्म कर देते हैं, ठीक है, इंटरनेट खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह देंगे जो पीडीएस स्कीम के तहत आपको चीज़ें मिलती हैं, राशन कार्ड वगैरह सब बंद करते हैं। बहुत चिल्ला रहे थे ना कि रोजगार बेरोजगार सब खत्म करते हैं, चलो पीडीएस भी खत्म कर देते हैं, इंटरनेट भी खत्म करते हैं, सोशल मीडिया भी खत्म कर देते हैं, सब खत्म करते हैं। और क्या है, एजुकेशन, स्कूल, स्कॉलरशिप, चलो स्कॉलरशिप भी तुम्हारा बंद कल से। जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी उनका स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। ये मोदी जी ने कह दिया, कल ऑर्डिनेंस लाए और उन्होंने बोल दिया कि कल से आपका सारा बंद। आप क्या हो जाओगे? हो गया ना दुखी। क्यों? क्योंकि मोदी जी के पास पावर है। अब समझ में आ रहा संविधान जरूरत क्यों है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब मोदी जी ने ऐसा कर दिया तो इनको रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? आप कहोगे संविधान रोकेगा या सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, राइट। लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट आया कहां से? आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, ठीक है, आप कह सकते हो। इवन मोदी जी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इस पोस्ट की वैल्यू है, अब समझो आप, ठीक है। एक तरीका और मैं समझाता हूं समझाने के। देखो अब हमारे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन,
इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, हमारे संविधान में दोस्तों जो भी लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फंक्शन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की या फिर हमारे प्रेसिडेंट की, पीएम की, ये सारे लोग गवर्न किससे करते हैं? हमारे संविधान से। संविधान के इतर कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं हम, 3 पावर होती हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं बेसिकली, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर और आपका जुडिशरी, 3 चीजें होती हैं, राइट। तो इसमें भी ये तीनों सेपरेशन ऑफ फंक्शंस इसको बोलते हैं बेसिकली। सेपरेशन ऑफ पावर तो आपका यूएसए में होता है, वो समझेंगे जब अभी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप समझेंगे। मैं आपकी बेसिक चीजें समझा रहा हूँ कि कैसी चीजें क्यों है, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमारा संविधान नहीं होता तो क्या होता, मोदी साहब ये सारी चीजें बंद कर सकते हैं, उनके पास पावर है कि नहीं है? आप ये कहोगे रोक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अगर ये चाहे ना तो ये सारी चीजें ला सकते हैं। मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत काम करता है? संविधान के तहत। जब ये संविधान ही नहीं है तो काय का सुप्रीम कोर्ट? समझ रहे हो? जब ये संविधान ही नहीं है तो काय का सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा, ठीक है। और ये अपना काम कहेंगे हटाओ सब, हम आज से क्या है कह देंगे कि आज से 50 साल तक जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। क्या कर लेंगे आप एज ए सिटीजन? आप क्या कर लेंगे? जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? आप सोच के देखिए एक बार, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है संविधान की। तो संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दोस्तों हमें बेसिकली क्या करता है, ये हमारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। किससे? इनसे। जबकि इनको किसने पहुंचाया? जनता ने पहुंचाया। हमने किस लिए पहुंचाया था कि ये आएंगे, हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, हमारे लिए अच्छी योजनाएं लाएंगे, रोजगार लाएंगे, ठीक है, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या किया, इनको इलेक्ट किया है। इलेक्ट क्यों किया? अब देखो अगर जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता है दोस्तों, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 10 लोग, 20 लोग या 100 लोग या 1000 2000 लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो आप 130 करोड़ लोगों को डिसीजन देने के लिए कह दोगे तो आप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप इवन 10 लोग को कह दो कि डिसीजन मिल के लीजिए तो 10 लोगों में भी विवाद हो जाता है। तो आप 130 करोड़ से ज्यादा लोग कैसे आपका डिसीजन लेंगे, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिटीजन्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलएस को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, जो आपके स्टेट में सीएम वगैरह होते हैं, ठीक है। वो लोग हमारे लिए अच्छे अच्छे कानून बनाते हैं, अच्छे अच्छे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जो हमारी भलाई के लिए हो, ठीक है। अभी डीपीएसपी आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा, ठीक। तो एक चीज याद रखिएगा कि सबसे ऊपर हमारा कौन है? संविधान है। और इसकी देखभाल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये कुछ करेंगे या कोई भी कुछ गड़बड़ करेगा तो ये देखभाल करने के लिए किसके तहत? इसके तहत। तो आज से जैसे अगर याद रखिएगा कि अगर मोदी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो आप कभी फाइंड करिएगा, जब मैं पढ़ा दूंगा आगे डीपीएसपी तो आप वहां पे देखिएगा गवर्नमेंट दोस्तों जो भी स्कीम लाती है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर आप देखोगे ना, ज़्यादातर क्या लगभग सभी स्कीम्स हमारे संविधान से ही क्या बनता है वो। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, जब संविधान का हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट स्कीम कैसे बनाती है, कोई स्कीम्स लाती है तो उसके पीछे पर्पज क्या होता है। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा संविधान कैसे है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। मैं ये समझा रहा था कि संविधान हमें जरूरत क्यों है, अभी तो ये हुआ ना क्यों है, राइट। अच्छा एक चीज़ और अभी ना देखो, एक चीज़ और याद रखिए, पहले वाला थोड़ा सिस्टम बदलते हैं। पहले वाला मतलब क्या था, जब पहले आप पढ़ाई करते थे तो पूछते थे वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब चीज़ें हो जाती थी बेसिकली, ठीक है। पहले क्या होता था, हु, वेयर, व्हाट, ऐसे क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, कि हमारा संविधान कब बना, वेन भी लिख लो आप, ठीक है, ऐसे पूछते थे। लेकिन अभी क्या है ना, ऐसे पूछते हैं, हाउ बोल देते हैं तो व्हाट बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब अभी क्या है, देखो तरीका क्वेश्चन का धीरे धीरे बदल रहा है। अगर 2010 से पहले आप एग्जाम देते तो आपको इन्हीं चीज़ों में हो जाता है। जैसे हमारा संविधान निर्माता कौन कौन थे बेसिकली, मतलब हमारा संविधान जब निर्मित हो रहा था उसमें जो हेड था, ठीक है, वो कौन था, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन था, बेसिकली ऐसे पूछ देते हैं, राइट।
कब हुआ, हमारा संविधान कब कंप्लीट हुआ, कहाँ पे हुआ, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते थे पहले, लेकिन अब कैसे बनते हैं, अब एनालिटिकल थिंकिंग के बोलते हैं, कैसे और क्यों। जैसे अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटस मतलब स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाया गया, ठीक है, तो कैसे हटाया गया और क्यों हटाया गया, ये आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्टली। आप आपके विचार पूछते हैं, आपके एनालिटिकल थिंकिंग पूछते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एनालिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और इस बेसिस पे आपको एग्जाम क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आप खुद को सोचने का मौका नहीं देते हो, बस पढ़ते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होना है जब तक खुद के दिमाग की बत्ती जलाएंगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब संविधान की बात करें तो देखो हमारे संविधान को जो है दोस्तों, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं IC, इसमें क्या है, इसको हमने दोस्तों लिखा है नंबर 1 ऐसे 2 3 4 करते 395 तक, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है, इसको आर्टिकल अनुच्छेद बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसको क्या किया, हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, जैसे पार्ट 1 में हमने क्या किया, 1 से लेकर 4 तक रख दिया। फिर पार्ट 2 में क्या कर दिया हमने, 5 से लेकर 11 तक कर दिया। फिर पार्ट 3 में हमने क्या कर दिया, ऐसे 12 से लेकर 35 तक कर दिया, ठीक है। फिर पार्ट 4 में हमने क्या किया, 36 से लेकर 51 तक कर दिया। ऐसे ही हम सीरियल वाइज ऐड करते गए। तो ये जो आगे वाला है इसको पार्ट बोलते हैं। तो एक पार्ट में पहले वाले पार्ट में कितने आर्टिकल है, तो आप देखेंगे 1 से लेकर 4 तक। फिर सेकंड वाले पार्ट में कितने आर्टिकल है, 5 से लेकर 11 तक। तो ऐसे पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे संविधान में दोस्तों जो पार्ट है वो है टोटल 22। अमेंडमेंट के साथ लोग 25 भी बोलते हैं, लेकिन आप याद रखिए 22 है। इसके साथ इसके अंदर आर्टिकल कितने टोटल, 395, राइट। 1 से लेकर 395 तक 395 आर्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 भागों में बटा हुआ है। इस 22 भाग के अंदर ही 395 आर्टिकल्स हैं। कुछ चीजें इसके इतर भी हैं जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा उसको शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल कितने हैं अभी, टोटल 12 हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, तो याद रखिएगा 8 थे, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। बेसिकली कंप्लीटली नहीं हुआ था, कंप्लीटली कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा कंप्लीटली पूर्ण संविधान लागू हुआ था। लेकिन आंतरिक रूप से इंटरिम जो आपका बेसिकली लागू हुआ था, कुछ पार्ट उसके लागू हो गए, तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन बेसिकली लगे थे, ठीक है, हमारा संविधान बनने में, ठीक। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कितनी मीटिंग्स हुई थी, संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी, तो याद रखिएगा टोटल 12 बैठकें हुई थी। 11 हुई थी 26 नवंबर 1949 को, और लास्ट वाली जो बैठक हुई थी याद रखिएगा वो हुई थी दोस्तों, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये 12th नंबर की बैठक थी, सिटिंग, 12th नंबर की सिटिंग यहाँ पे हुई थी। तो ये थोड़े फैक्ट्स है जो आप याद रखिए, आपको पीसीएस वगैरह के एग्जाम में दोस्तों जो कि काम आएगा आगे चल के, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बताया आपको, ठीक। देखो इसमें क्या है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स है जो आपको जस्ट रट के रखने हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे, आर्टिकल्स कैसे याद होंगे, वो पढ़ते चलेंगे एक एक करके, तो सारा एक एक करके आपको याद होता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक करके आप पढ़िए, सारा आपको रिमाइंड होता चला जाएगा। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा, देखो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा मेंस में, प्रीलिम्स में जो बनेगा वो तो मैं फैक्ट्स बता दूंगा आपको। मेंस में क्या बनेगा, जैसे भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, चर्चा करिए, टिप्पणी कीजिए, राइट। तो एक्सप्लेन कि व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ देगा तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। तो आपको ये सोचना है कि अरे हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। जब आप खुद से सोचना चालू करोगे ना, तब आपके दिमाग की बत्ती जलना चालू हो जाएगी, तब आप सोचने लगो अच्छा ये हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता। फिर आप उसको अपने आंसर में लिखोगे। फिर किसी कोचिंग का आपने क्या किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, तो जो वहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो वो कोचिंग वाले सुधारेंगे आपकी, कि भैया ये चीज़ें मत लिखो, या ये चीज़ें गलत की हैं, इसको सही करो, ठीक है। ऐसे होती फ्रेमिंग, ऐसे होता है इंप्रूवमेंट। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि किताब पढ़े और जाके वहाँ पे लिख के आ जाएंगे। किताब यार आप एक चीज़ सोच के देखो ना, 5 लाख लोग अगर बैठ रहे हैं एग्जाम में, वो 5 लाख लोग ही क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम। 5 लाख लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, राइट। अभी 5 लाख लोग सेम चीज़ें पढ़ना जो आप पढ़ रहे हो, उनसे आप अलग कैसे करोगे,
खुद की थिंकिंग के थ्रू ही अलग कर सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोगों से अलग कर सको। ठीक है, हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं? 22। ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ है? 22। ठीक है, आर्टिकल्स कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं? 395। राइट, शेड्यूल कितने थे स्टार्टिंग में? 8 अनुसूचियां बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, अभी कितने हैं? 12। राइट, ये बेसिक से थोड़े से फीचर्स याद रखिएगा हमारे संविधान के, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल का जो सेशन करने वाले हम लोग, कल के सेशन में क्या करेंगे, हम पहले फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3 का है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफ इन ब्रीफ में नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ब्रीफ में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। बेसिकली देखो, पार्ट 1 जो है दोस्तों आपका स्टेट के बारे में है। ठीक है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। पार्ट 2 जो है आपका ये है 5 to 11। पार्ट 3 जो है ये है आपका 12 to 35। तो पार्ट 1 जो है स्टेट के बारे में, स्टेट की डिफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताता है, कौन से राज्यों को घटा। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से है। हमारे संविधान जो स्टेट वर्ड यूज़ किया जाता है वो देश के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है दोस्तों ये है आपके फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जिसको बोलते हो आप, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो बोल देते हो। ठीक है, अब इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, बेसिक राइट क्यों नहीं कहते, नॉर्मल राइट क्यों नहीं कहते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम किताब लिखते हैं तो इसमें एक कंटेक्स्ट देखते हो शुरू में ना, कि किताब के बारे में लिखा होता है कि इस किताब के अंदर क्या है। तो उसको, हमारा ये संविधान का एक किताब ही तो है पूरा, राइट। तो इस किताब के अंदर शुरुआत में क्या लिखा, प्रियम्बल। ठीक है, तो उद्देशिका इसको बोलते हैं। तो प्रियम्बल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रियम्बल आता है। ठीक है, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करते करते पार्ट 22 तक जाएगा आपका। इसमें आर्टिकल्स आते चलते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको। जब ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको यहाँ से मिलेगा, बेयर एक्ट से मिलेगा आपको बेसिकली। ठीक है, मैंने बता दिया, येलो वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला कोई भी ले लो, कोई अंतर नहीं, बस एक लेटेस्ट होना चाहिए। अगर 2020 का होना चाहिए, 2021 में हो तो 2021 का होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा आप। ठीक, तो बेसिकली याद रखिएगा, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया। तो यहाँ पे सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जो चीज़ें मैंने बताई ना, पार्ट्स, आर्टिकल्स, अनुच्छेद जिसको शेड्यूल बोलते हैं, ये सारा इस किताब में मिलेगा, सीरियल वाइज लिखा हुआ है। शुरू में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं बात करूँगा आर्टिकल 12 जब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, जब मैंने पढ़ा दिया आर्टिकल 12 किसे कहते हैं, तो स्टेट की परिभाषा दी गई, तो स्टेट की परिभाषा जब पढ़ा दो, उसके बाद क्या करो, ये किताब खोलो, उसको पढ़ के देखो। ना समझ में आए तब कहना कि सर नहीं समझ में आया, अभी पढ़ोगे तो नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये है कि अगर आप ये किताब के साथ पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत, और ये याद रखिएगा, आप कुछ नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वकील तो बन जाएंगे, मतलब 50% वकील हो जाएंगे आप, समझ रहे हो। 50% आप लॉयर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे। अगर आप क्रिमिनल केसेस वगैरह छोड़ के अगर संविधान की बात करें तो 50% आप लॉयर हो जाएंगे। ठीक है, डिग्री नहीं रहेगी, लेकिन आप लॉयर की पूरी भूमिका निभा सकते हैं, समझ रहे हो। आप नॉर्मल केस, अपना सिविल केस लड़ सकते हो बेसिकली इस बेसिस पे, बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम चालू करेंगे अपना पार्ट 3 पहले। ठीक है, पार्ट 3 के बारे में आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए कल। ठीक है, तो एक करके हम वहाँ पे चर्चाएं करेंगे। कोई भी डाउट होता है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और तरीका है ये दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, हमारा एनसीईआरटी का वीडियो पैक अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।